हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित एवं जानी मानी लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी हरा रंग। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। ज्यों ज्यों होली पास आ रही थी, नीलिमा जी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। एक बार उन्होंने सन 1976 में होली खेली थी। उस समय उनकी उम्र ठीक 10 बरस थी और इस बरस ठीक होली के ही दिन 60 बरस की हो जाएंगी। होली, हरा रंग और नीलिमा जी, उनके हर करीबी के जहन में यही सवाल घूमता, क्या मिस्ट्री है। यूँ तो नीलिमा जी बड़ी जिंदा दिल थीं और दोनों पति पत्नी हर पार्टी की जान माने जाते थे। उनके बिना हर पार्टी अधूरी रहती थी। जैसे कहावत है कि शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, ठीक उसी तरह सुरेश जी यानी नीलिमा जी के पति को भी नहीं मालूम था कि नीलिमा जी हरे रंग और होली से डरती क्यों हैं। होली के 10 दिन पहले से और 10 दिन बाद तक नीलिमा जी एकदम गुम हो जाती थीं, जो सबकी समझ से परे था। मेरे अंदर की लेखिका भी इस राज को जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे घर से 4 घर छोड़ उनका घर था। बाहर से भीतर तक वो घर एक बड़ी सुघड़ और सुरुचिपूर्ण मालिकिन का गुणगान करता था। कभी मुझे वो एक प्लास्टिक के लोटे जिसके मुंह पर छेद थे से अपने पौधों पर पानी छिड़कते दिखती, तो कभी एक कैंची ले अपने पौधों की कटाई छटाई करती मिलती। कॉलोनी में दिवाली, दशहरा, छठ पूजा हो या तुलसी विवाह, सब में आगे आगे रहती। मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी महारत हासिल की थी। अंदर की लेखिका और साइकोथेरेपिस्ट दोनों ही साथ में कुलबुला रहे थे। होली पास आ रही थी। मैंने भी जिद ठान ली कि इस बार मैं उनको इस डर से बाहर निकाल कर ही रहूँगी। होली को बस 4 दिन बचे थे और इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से मन बहुत व्यथित हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मन में एक सद्विचार आया कि क्यों ना इस बरस जन्मदिन के पहले नीलिमा जी के अंदर चल रहे युद्ध का अंत किया जाए। मालूम था अगर फ़ोन करके जाऊंगी तो वो तो ना ही बोल देंगी। मैंने उनके घर होली के 2 दिन पहले ही अचानक धावा देने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार मैं एक हरी साड़ी और उस पर डिज़ाइन ऐसी जैसे किसी ने पिचकारी से ढेर सारा रंग उड़ेला हो, पहनकर उनके घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक देने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला। बसंती रंग के सूट में वो बड़ी खिली खिली सी लग रही थीं। मैंने आओ देखा ना ताओ उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, हैप्पी होली। वो ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी और चिल्लाने लगी। चिल्लाते चिल्लाते वो कह रही थी, राधा राधा मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी जकड़न नहीं छोड़ी और उनका माथा थपथपाते हुए कहा, अरे राधा ने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। उनका जवाब था, तुम मिली थी उससे, कहाँ है, कहाँ है वो, कैसी है। मैं तो ठान कर ही आई थी कि आज अपनी पड़ोसन की सारी ग्रंथियाँ निकाल कर ही जाऊँगी। इससे मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा, अभी का नहीं मालूम पर कुछ साल पहले मिली थी। उसने मुझे सब कुछ बताया, तुम्हारी वो होली और वो हरा रंग। वो मुझसे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने बहुत ही समझदारी से कहा, अरे ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, वो तो बचपन था, तुम तो केवल 10 साल की थी तब। मैंने तो तुक्का लगाया था क्योंकि मैंने उनकी एक कज़िन से सुना था कि उनकी ज़िंदगी में होली के ही दिन कुछ हुआ था जब वो 10 साल की थी, और हरा रंग भी उस वाक़ये से जुड़ा था जिसके बारे में उनके परिवार के सभी सदस्यों ने चुप्पी साधी थी। उनके पति को भी केवल यही जानकारी थी कि कुछ हुआ था। मैं अपने साथ कुछ गुजिये और थोड़ी सी मछली लेकर गई थी। मैंने ज़बरदस्ती उनके मुंह में गुजिया ठूंसते हुए कहा, अरे बुरा ना मानो, होली है, हमने भी कई कारनामे किए हैं होली में। उसने पूछा, कभी किसी को जलाया है। मुझे समझ आने लगा था कि नीलिमा जी की ग्रंथि किसी के आग में जलने से है। मैंने उनका अपराध बोध कम करने के लिए धीरे से कहा, हाँ। नीलिमा जी की आंखें थोड़ी चमकी और उनका प्रश्न था, फिर। मैंने भी उत्तर दिया, फिर छोड़िए, फिर कभी बताऊंगी, आप बताइए अपना और राधा का किस्सा। नीलिमा जी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर फूट फूट कर रोने लगी, मानो पाषाण पिघल रहा हो। मैंने उन्हें गले से लगाए रखा। फिर धीरे धीरे वो अतीत में चली गईं और उन्होंने बोलना शुरू किया। बचपन में हमारे आउट हाउस में एक परिवार रहता था। ईश्वर, प्रेमिन और उनकी 2 बेटियां,
राधा और मीरा उस परिवार की हिस्सा थीं। राधा मेरी हम उम्र थी और मेरी सहेली भी। राधा मानो मेरा खिलौना या कहिए मेरी दासी भी थी। मैं मदारी थी और वो मेरा बंदर। मैं कभी उसके कपड़े उतार देती, कभी उसे नहलाती जैसे गुड़िया को नहला रही हूँ। इसके लिए मैं अपना कमरा बंद कर लेती, बाथरूम में उसे ले जाकर अंदर से बंद कर नहलाती। उन दिनों सब लोग इतने सीधे थे कि किसी को शक भी नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। शायद हमारे बीच भी मालिक और नौकर वाली मानसिकता बन गई थी। वो भी जैसे मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार करती, जैसे क्या हुक्म है मेरे आका। उन दिनों ना हमें चाइल्ड साइकोलॉजी और ना ही चाइल्ड एब्यूज़ जैसी बातें मालूम थीं। मेरे अंदर की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। अक्षय तृतीया के दिन खुद की गुड़िया की शादी उसके गुड्डे से तय की। शादी की पूरी तैयारियां करवाईं, थोड़ी सी सहेलियों को बुलाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी सभी सहेलियों के लिए राधा की माँ प्रेमिन से ही आलू की सब्जी, पूरी, हलवा और पकौड़े बनवाए। घर के दरवाजे पर तोरण लगवाए जो राधा के बाबूजी ईश्वर ने लगाए। सब बड़े खुश थे। मेरा छोटा भाई नितेश और 2 दोस्त मामा का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। वो लोग बारात स्वागत के लिए कुछ फटाके भी लाए थे। राधा ने घर के बगीचे से मोगरे के फूल तोड़ बहुत सुंदर 2 वरमालाएँ भी बनाई थीं। बिल्कुल असली शादी का माहौल बन गया था। राधा, मीरा और उनकी चाचा की लड़कियां मिट्टी के दूल्हे की बारात ले आने वाली थीं। इधर मैं, मेरी सहेलियां, भाई और उसके दोस्त सज धज कर बारात स्वागत के लिए तैयार थे। बाराती उस समय का पॉपुलर हिंदी गाना आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली और लोकगीत चना के दाल राजा, चना के दाल रानी गा रहे थे। प्रेमिन की आवाज़ बहुत ही मीठी थी और वो सचमुच इस तरह पूरे आयोजन का हिस्सा थी मानो सचमुच अपने नाती के लिए दुल्हन ला रही हो। जो ही बारात हमारे दरवाजे यानी जहाँ आंगन में शादी का आयोजन था पहुँची, मेरे अंदर छिपी एक चुड़ैल की आत्मा जाग उठी और मैं चिल्लाने लगी, बारात वापस ले जाओ, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मेरी सखियाँ भी कोरस में चिल्लाने लगीं, ये शादी मंजूर नहीं। घर पर सब अवाक रह गए। माँ ने कहा, ये क्या पागलपन है नीलू? मैंने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, मेरी बेटी, मेरी मर्जी, मैं नौकरानी के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। माँ ने समझाया, ये तो अक्षय तृतीया की शादी है, कौन सी सचमुच की शादी है। लेकिन मुझ पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था। मैंने जवाब दिया, मालकिन की बेटी और नौकरानी का बेटा, भला ऐसा कभी हुआ है पहले जो आज होगा? राधा के पूरे परिवार का मुंह उतर गया। वे लोग तुरंत अपने कमरे में चले गए। भाई और उसके दोस्त बारात स्वागत के लिए फटाके लेकर आए थे, वो भी एक कोने में पड़े रह गए। किसी तरह मेरी सहेलियों ने प्रेमिन का बना मज़ेदार खाना खाया और मेरे झूठे साहस की तारीफ़ की। उसके बाद राधा कुछ दिनों तक उदास रही। बेचारी किस्मत भी ऐसी लेकर आई थी कि मुझसे रूठने का वो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने फिर मदारी की तरह नचाना शुरू कर दिया और उसने बिना प्रतिरोध किए नाचना। लेकिन वो मेरा दिया गुड्डा उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वो उसे बेटे की तरह संभाल कर रखती। उसके अगले साल होली आई। मैंने उन दिनों होली की कहानी सुन रखी थी, पर उस कहानी को जीने की ठानी। होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में रखकर होली में बैठी क्योंकि उसे न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन बुराइयों को जलना था, इसलिए वो जल गई और प्रहलाद बच गया। राधा के पास मेरा दिया गुड्डा जो उसका बेटा बना था, रोज रात को रोली सुना उसे सुलाती थी वो। यदा कदा समय मिलने पर प्रेमिन उस गुड्डे के कपड़े भी बना देती थी, जिसे राधा मीरा बड़ी खुशी से बदल बदल कर पहनाती भी थीं। होलिका दहन के दिन लोग कहते थे उसी दिन होलिका का विवाह भी था। पता नहीं कितनी हैवानियत भरी थी मेरे अंदर। घर पर मैं और राधा अकेले थे। मीरा अपने माँ बाप के साथ होली के रंग खरीदने बाहर गए थे। माँ पापा भी अपने किसी दोस्त के यहाँ होली पार्टी में गए हुए थे। भाई अपने कमरे में मृत्युंजय कॉमिक पढ़ रहा था। मैंने माँ की अलमारी से एक रेशम की हरी साड़ी निकाली, उसे ज़बरदस्ती राधा को पहनाया। वो बेचारी आंसू बहाती रही, पर उसे होलिका बनाकर उसके गोद में गुड्डा बिठा उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ रख मैंने आग लगा दी। लकड़ियाँ तो थोड़ी सी ही थीं, लेकिन रेशम की हरी साड़ी उसके बदन पर चिपक गई। उसका पूरा बदन हरा हरा हो गया। मैं डर गई और चिल्लाने लगी। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर भाई दौड़ता हुआ आया। उसने खूब पानी डाला, लेकिन राधा बुत बनी बैठी रही। मदारी की मदरिया जो थी
थोड़ी देर में माँ पापा वहाँ आ गए और उन्हें मेरे रोने की चिंता ज़्यादा थी, ना कि राधा के हरे बनने की। उसके बाद पापा ने ईश्वर और प्रेमिन को ढेर सारे पैसे दे पता नहीं हरी राधा समेत कहाँ भेज दिया। माँ को अपनी हरी साड़ी जो उन्होंने अपने विवाह में पहनी थी के जल जाने का दुख था। मैं अंदर से काफ़ी हिल गई थी। मैं अपने कमरे से भी निकलने से डरती थी। पापा आईएएस ऑफिसर थे। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने घर पर ही रह माँ पापा और ट्यूशन टीचर की सहायता से की। उसके बाद हमारे घर में होली कभी नहीं मनी, ना जलाने वाली और ना ही खेलने वाली। हरा रंग देखकर ही मुझे दौरे पड़ने लगते थे। सुरेश जी पापा के दोस्त के बेटे थे और मेरे बचपन के एटीट्यूड से ही मेरे दीवाने बन गए थे। इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा ने विष्णु अंकल यानी मेरे ससुर जी से बात कर मुझे सुरेश जी से ब्याह दिया। 10 सालों तक रोज रात राधा मेरे सपनों में आती थी, जिसमें उसका पूरा बदन हरा रहता था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल मेरे किसी आदेश की प्रतीक्षा करते हुए रहती। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि उस दिन हमारे घर से ईश्वर और प्रेमिन अपनी राधा को ले गए थे या उसकी लाश को। पैसा कितना ताकतवर होता है उस दिन पता चला। मेरे लिए तो पूरा परिवार जुट गया कि मैं उस अपराध बोध से निकल पाऊँ। पति और बेटे भी, जिन्हें क्या हुआ था ये मालूम भी नहीं है, लेकिन होली के 10 दिनों पहले से लेकर 10 दिनों बाद तक मेरे चारों तरफ एक कटीली बाड़ सी बना देते हैं ताकि कोई भेद ना पाए। राधा से मिलने की बहुत इच्छा होती है। तुम मिलाओगी ना मुझे उससे, मन हल्का हो जाएगा मेरा। वो कुछ और बोलती, मैंने अपनी तरह से सांत्वना दी। अब यादों की कटीली झाड़ियों से बाहर निकल आओ। इस साल यानी सन 26 में होली को ग्रहण लगा है और तुम्हारे अंदर जो सालों से ग्रहण लगा है, आज उस सूतक को काट देने का दिन आ गया है। मैंने उनके गालों पर फिर हरा गुलाल लगा दिया। उन्होंने फिर मुझे गले से लगा लिया और कहा, अब अगर दोबारा राधा से मिलोगी तो कहना तुम्हारी आका नीलू तुम्हें बहुत प्यार करती है। मुझे भी इस होली पर खुद पर बड़ा गर्व हो रहा था कि बरसों से कोकून में बंद नीलिमा जी को अपराध बोध से निकालने में मैं सफल हो गई। अब मैंने प्रण ले लिया है अगली होली तक राधा को ढूंढने का प्रयत्न, जिसमें मुझे शायद ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसकी मदारी यानी नीलिमा जी से सारी कहानी जो पता चल चुकी है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी हरा रंग। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।